आपको मानवता के नाम पे स्वेच्छा से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कब दोगे ये आपको सोचना है। भारत एक न एक दिन नई से नई मुसीबतें और नया से नया मौत का खेल भारत में देख रहा है और भारत आज इस स्थिति में पहुंच चुका है। यह हजारों बार बोल चुके हैं कि अगर जनवरी के पहले सप्ताह में, फरवरी के पहले सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन किया होता तो भारत की यह दुर्दशा नहीं होती। मार्च के पहले सप्ताह में नमस्ते ट्रंप कैंसिल करके फरवरी के पहले सप्ताह में लॉकडाउन किया होता अंतरराष्ट्रीय तो आज ये दुर्दशा न होती। मार्च के पहले सप्ताह में 23 तारीख तक मध्य प्रदेश की सरकार बनाने की जगह अगर आप मार्च के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय लॉकडाउन एटलीस्ट कर देते तो भारत की यह दुर्दशा नहीं होती और भारत के लोगों को, मजदूरों को उनके घरों तक छोड़ करके आप लॉकडाउन कर देते। हो सकता है महामारी बढ़ती या घटती है, जो भी होता, लेकिन आज ये दुर्दशा नहीं होती। आज ये रोज यही चीज, यही देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं से, हर जगह से लोग पलायन कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि आपने बहुत बड़ी साजिश रची है चाइना के हाथों भारत को बेचने के लिए, क्योंकि जब भारत में कुछ उत्पादन ही नहीं होगा, भारत में मजदूर नहीं मिलेंगे, भारत में ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, भारत में उत्पादन बंद हो जाएगा, भारत की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो भारत अपनी जरूरत तो पूरा करेगा। तो जरूरत पूरा करेगा तो सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना, उससे आप समझौता करोगे, उसके हाथ भारत को बेच दोगे और वहां से ला करके भारत को दोगे। और भारतीय हैं ये तो वैसे भी हजारों साल से पता नहीं किस किस लफंगों की गुलामी झेलते रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी झेले हैं, अब आगे फिर से एक बार चाइना की गुलामी झेलेंगे, अमेरिका की गुलामी झेलेंगे और आप अपने मंसूबे में सफल हो जाओगे। ऐसे इतना बड़ा साजिश आप क्यों कर लेते हो और क्यों करते हो? आपको क्या मिलेगा? मात्र प्रधानमंत्री की कुर्सी, कुछ दिन और उस पर बैठे रहोगे। आपकी उम्र भी 65-70 साल हो चुकी है, 10 या 20 साल और जिंदा रहोगे। बाद में भारत अगर गुलाम हो जाएगा तो सोचिए, हजारों साल, 7,35,000 से ऊपर लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के, बलिदान देकर के तब भारत को आजाद कराया था, तब भारत आजाद हुआ था, जिसमें आपका, आपके समूह का, आपके गुजरात का, आपके मोदी, शाह, पारेख का किसी का योगदान नहीं है। आपको भी पता है, कोई एक मोदी, शाह, पारेख, मेहता कोई है क्या जिसने हथियार उठा करके अंग्रेजों से ही मान लो छोड़ दो 250, सभी लोग जानते होंगे, तो उसी इतिहास को ले लो, 250 साल के इतिहास में अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए कभी कोई है क्रांतिकारी जो शहीद हुआ हो? नहीं। तो इतिहास गवाह है, आपने देश को कुछ दिया नहीं है, आपने देश को निचोड़ा है, देश को। इतिहास गवाह है, नहीं वर्तमान अब गवाह है। 1947 से लेकर आज तक जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, चाहे मेहता, पारेख, मोदी, शाह, जितने भी, सारे के सारे गुजराती भाई हैं, आपके भाई हैं। है कोई जवाब? किसी के पास जवाब नहीं, आपके पास जवाब नहीं। तो मैं तो बस यही कहता हूं, आप अपने पापों को इस भारत भूमि के शीर्ष से हटा दो। विनती है, मैं जानता हूं, आप ऐलान कर दो, बस देखो परिवर्तन, देखो भारत में। आप किसी और को जिम्मेदारी, महीने 2 महीने आप बैठे रहो, किसी और को जिम्मेदारी दे दो, केयर टेकर के रूप में प्रधानमंत्री बना दो अपनी ही पार्टी से किसी को, और देखो परिवर्तन क्या होता है। आप क्यों नहीं करते महाराज? आप अपने पापों के बोझ के नीचे भारत को ध्वस्त कर देना चाहते हो, क्यों? मार देना चाहते हो भारत को, क्यों? खत्म कर देना चाहते हो भारत को, क्यों? यह है आपका डीएनए।
1000 साल के इतिहास में, अब आपसे नहीं, अब लोगों से कह रहा हूं कि 1000 साल के इतिहास में आप ढूंढ के बताना, कोई महाराणा प्रताप, कोई शिवाजी, कोई लक्ष्मीबाई नहीं मिलेगा आपको। 250-300 साल अंग्रेजों से की लड़ाई में कोई एक क्रांतिकारी बताओ जिसने शहीद हुआ हो, जो मोदी हो, जो शाह हो, जो पारेख हो, जो मेहता हो, नहीं है। और 1947 से लेकर के आज तक जितने भी फ्रॉड हुए, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए, जितने क्राइम हुए, जितने बैंकिंग फ्रॉड हुए हैं, आज भी जो लिस्ट आई है 50 डिफॉल्टरों की लिस्ट आई, उसमें ही देख लो 90% गुजराती है, 90% मोदी शाह मेहता है। तो आपने देश को कुछ दिया नहीं है, आपने देश का शोषण किया है, देश का दमन किया है, देश को बेचा है, देश की दलाली की है। चलो जो हुआ सो हो गया, आपकी इच्छा रही होगी प्रधानमंत्री बनना, बन गए, लेकिन अब अपने पापों से इस देश का उद्धार कर दो। जब तक आप प्रधानमंत्री रहोगे, आज इस वीडियो को सभी लोगों से, मैं जितने लोग हैं मैं उनको यह प्रार्थना कर रहा हूं, सेव करके रख लो। हो सकता है मैं कल रहूं ना रहूं, हो सकता है 2-5 साल 10 साल बाद मैं रहूं ना रहूं, हो सकता है साजिश करते हुए ये कुर्सी पर ना उतरें, लेकिन आप ये वीडियो सेव कर लो, ये वीडियो रख लो। ये चैलेंज है मेरा, जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहेंगे, भारत एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही मौत से ऐसे ही जूझता रहेगा, मरता रहेगा, यही भारत का होता रहेगा। अब भारतवासी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करके, विनती करके, उनके चरणों में गिर करके उनसे यह मनाने के लिए कामयाब हो जाए, उनसे यह कहने में कामयाब हो जाए, या उनसे यह कहें कि भाई माफ कर दो, आप देश छोड़ दो, उस कुर्सी को छोड़ करके आप अपनी पार्टी से किसी को भी बिठा दो। मैं ये गारंटी देता हूं, मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं, आप इसे सेव कर लेना, और अगर परिवर्तन ना हो तो मुझे जो चाहे सजा देना। दोस्तों, जिस दिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी कुर्सी छोड़ देंगे, उसी दिन भारत कम से कम चलना शुरू हो जाएगा। जो आज भारत एक घर के अंदर बंद कर दिया गया है, आज भारत डिटेंशन सेंटर बन गया है, आज भारत, नरेंद्र मोदी ने कुछ लाख लोगों के लिए डिटेंशन सेंटर बनवाया, पूरा भारत आज जो डिटेंशन सेंटर में बदल गया है, परिवर्तन होगा, शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। भारत की देवभूमि में नरेंद्र मोदी जैसे, जो उन्होंने पाप किया है, जाने अनजाने, प्लान से, सामने है, बिना सामने है, जैसे भी समझ लो, जो पाप किया है उसका भार ये भारत उठाने की, भारत की भूमि, ये देवभूमि भारत उठाने की स्थिति में नहीं है, नहीं उठा पा रहा है। और इसीलिए ये जो हो रहा है, इसीलिए हो रहा है। अगर मान लीजिए, अगर आपके प्रधानमंत्री का पाप, यानी आपके चौकीदार का पाप उसके सर चढ़कर न बोलता, तो उसका पहला काम होता कि नमस्ते ट्रंप कैंसिल करता और फरवरी के पहले सप्ताह में ही पूरे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को आइसोलेशन में डाल देता और लॉकडाउन कर देता। आज कोरोना वायरस होता ही नहीं। लेकिन पाप जो चढ़ा है, एक पाप आप जानते हैं, एक मैं पाप करूंगा, आप पाप करोगे, आपके घर तक उसकी सीमा रहेगी, आपके घर वालों को तकलीफ होगी, आपको तकलीफ होगी। मैं पाप करूंगा, मैं भोगूंगा, या मेरे परिवार के लोग भोगेंगे, बस इतना ही होगा। लेकिन जब एक राजा पाप करता है तो उस राजा के पाप का भागीदार पूरा देश होता है, और पूरा देश तबाह हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। यह सर्वविदित है, यह हमारा वेद कहता है, यह हमारा अध्यात्म कहता है, यह हमारा रामायण कहता है। कोई भी एक आध्यात्मिक
विधि से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि राजा का पाप देश नहीं उठा सकता। एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति अलग अलग पाप करता है, वो उसके पाप की सीमा उसके घर तक रहती है, पूरा देश उसको नहीं भुगतता। लेकिन जब एक राजा पाप करता है तो पूरा देश तबाह हो जाता है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है, पूरा देश खत्म हो जाता है। आज हम राजा के पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। आज ये कोरोना वायरस हम नहीं भोग रहे हैं, दुनिया के सारे देश भोगते होंगे। दुनिया के सारे देश कोरोना वायरस से आज त्रसित हैं, भोगते होंगे, हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम भोग रहे हैं, अगर हम मर रहे हैं, अगर हम बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके लिए हमारे राजा का पाप है। जरा सा सद्बुद्धि होती आपके राजा में तो क्या वो तत्काल, जब फरवरी के पहले 30 जनवरी को जब कोरोना वायरस आ गया भारत में, तो फरवरी के पहले सप्ताह में ही अंतरराष्ट्रीय लॉकडाउन कर देता, नमस्ते ट्रंप कैंसिल कर देता। अगर सद्बुद्धि होती तो तत्काल वो साजिशें करके सरकार बनाने को छोड़ करके वो मार्च के पहले सप्ताह में राष्ट्रीय लॉकडाउन कर देता और लोगों को सूचित करके, लोगों को उनके घरों पर पहुंचा करके, लोगों को सुविधाएं दे करके, मजदूरों को। लेकिन नहीं किया। 23 मार्च तक कोरोना वायरस को भारत में पूरा फैलने का अवसर दिया। 24 मार्च को अचानक लॉकडाउन किया और इस प्लान के साथ कि मजदूरों को इतना त्रस्त कर दो कि फिर से वो शहर का मुंह ना देखें। और अंत में आज वही हुआ। आज कोई किसी भी जाते हुए मजदूर से आप पूछ लो कि आप लौटकर कब आओगे, तो वो बोलेगा नहीं आएंगे। किसी मजदूर से आप पूछो कि भाई रह जाओ यहीं, वो बोलेगा अब हम मर जाएंगे लेकिन घर जाएंगे। और यही स्थिति जानबूझकर आपके प्रधानमंत्री ने बनाई है, क्योंकि आपका प्रधानमंत्री चाहता था कि मजदूर जब त्रस्त हो जाएगा, फिर दोबारा हिम्मत नहीं करेगा शहरों में आने के लिए, तो शहर का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है खत्म हो जाएगा, उत्पादन खत्म हो जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, तो हम चाइना से सामान मंगाएंगे। हम हमेशा आजीवन प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चाइना के से हाथ में हाथ मिला करके, आंख से आंख छोड़िए, साष्टांग दंडवत करेंगे, हाथ से हाथ मिला करके शी जिनपिंग के साथ तमिलनाडु घूमेंगे, महाबलीपुरम घूमेंगे या देश में घूमेंगे, देश को बेचेंगे, देश को गुलाम करेंगे। होने दो, प्रधानमंत्री बने रहेंगे। चलिए, जो हुआ वो छोड़ दीजिए। लेकिन अब तो मेरी प्रार्थना है अपने प्रधानमंत्री से कि वो अपने पाप के नीचे, अपने पाप के भार के नीचे भारत को ना दबाएं, भारत को बर्बाद ना करें, भारत को खत्म ना करें, वो छोड़ दें, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें। मेरी ये मांग है। और अगर नहीं छोड़ेंगे, भारत नहीं बचेगा। इस वीडियो को सेव कर लो, इस वीडियो को वायरल करो, इस वीडियो को जैसे भी आप, जिस माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना है पहुंचाओ। ये मेरा चैलेंज है। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, नरेंद्र मोदी की जगह भारतीय जनता पार्टी में जितने बहुत से लोग हैं, कोई भी इस जिम्मेदारी को संभाले, कल से भारत की दिशा बदल जाएगी। लेकिन त्याग करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, अपने उस महत्वाकांक्षा को रोकना पड़ेगा, भारत की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और भारत की कुर्सी उनको छोड़ देना चाहिए। यह मैं मानवता के नाम पे उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, उनसे विनती कर रहा हूं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं कि देश को छोड़ दो, बच जाने दो, देश को इस मुसीबत से निकल जाने दो। ऐसा मत करो कि देश खत्म हो जाए, देश में कोई रहे नहीं। मैं ये बात उस दिन से कह रहा हूं दोस्तों, जब 50 कोरोना वायरस के पीड़ित थे, जब 500 कोरोना वायरस के पीड़ित थे, जब भारत को पूरा खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, ये उनको बताना चाहिए। अब तो बाहर ही नहीं आते, डिटेंशन सेंटर बना दिया है पूरा भारत। आज हम प्रधानमंत्री खुद डिटेंशन सेंटर में, प्रधानमंत्री आवास में कैद हैं। सोचें उन्होंने पाप कौन सा किया और उसका निवारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा निवारण है उस कुर्सी को छोड़ दें, दूसरे लोग संभाल लेंगे। बहुत से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, बहुत से योग्य हैं जो इस कुर्सी के लायक हैं और वो संभाल लेंगे। मुझे कोई
मेरी कोई व्यक्तिगत, मेरा कोई खेत काटा नहीं है, मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री हो, कोई और हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ना मुझे राजनीति करनी है, ना मुझे कुछ चाहिए। मैं तो बस देश का भला चाहता हूं। मैं चाहता हूं यह देश बच जाए। एक आदमी, एक राजा के पाप के नीचे दब करके यह धरती खत्म न हो जाए, देवभूमि भारत खत्म न हो जाए, आर्यावर्त भारत खत्म न हो जाए। मैं ये चाहता हूं भारत बच जाए, और इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं, विनती करता हूं। आप भी कीजिए, हम भी करेंगे, सब लोग मिलकर कीजिए। सोशल मीडिया में सभी लोग मिलकर भारत नरेंद्र मोदी से प्रार्थना कीजिए कि अब छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, वो बात ये रही हमारी, वो बात जो आज 52,000 केस जब कोरोना वायरस से हो गए, तो ये मेरी पीड़ा मैं आपको जो शुरू से कह रहा हूं वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की। अब रहा हमारा मुद्दा जो मैं आप लोगों को बताने वाला था, जो कहना चाहता था, वो मैं 5 मिनट में ही खत्म कर दूंगा। मुद्दा क्या था? देश और दुनिया के पूंजीपतियों ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते थे और बनाए। इसको आप सुनेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, आप सोच में पड़ जाएंगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपको गंभीरता से इसको सुनना चाहिए। मात्र 10 मिनट, 5 या 10 मिनट में टाइम लूंगा और उतने में बता दूंगा। 1947 में भारत आजाद हुआ, भारत विकास की ओर अग्रसर हुआ। चाहे जिस रोते गाते भारत कुछ न कुछ 1-2 कदम आगे बढ़ता रहा और विकास की ओर आगे चलता रहा, लेकिन भारत की भूमि और भारत की जलवायु और भारत के संसाधन, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के अंदर जो रत्न छुपे हुए हैं, भारत की समृद्धि, भारत का धनाढ्य होना, भारत का सर्वसंभू होना, भारत का कृषि प्रधान होना, यह दुनिया की आंखों में चुभता है। और दुनिया में होड़ लग गई कि भारत के बाजार पर कब्जा कौन करेगा। और उस होड़ में रशिया और अमेरिका शामिल हुए। आपको पता है, नरेंद्र मोदी को छोड़ करके भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए वो रसिया परस्त थे, वो रूस परस्त थे। सभी रूस का पक्ष लेते थे, रूस को अपना मित्र मानते थे, अमेरिका को नहीं। अमेरिका दुनिया में किसी का मित्र नहीं है। अमेरिका से जो मित्रता किया उसकी हस्ती खत्म हो गई, न नेता बचा न देश। तो भारत के जितने भी आज के पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे, जितने भी नेता रहे, सभी रशिया को अपना मित्र मानते थे, अमेरिका को नहीं। और जब तक मुख्यमंत्री थे या उसके पहले नरेंद्र मोदी भी यही रशिया को ही मुख्य अपना प्राथमिकता देते थे। अमेरिका हिट लिस्ट में था वगैरह वगैरह, चाइना हिट लिस्ट में था, बाद में बदल गया। ये अब देखिए क्यों। तो जब अमेरिका और चीन, रशिया और चीन के बीच खिंचाव हुआ कि भारत किसका मित्र रहे, भारत किसका साथ दे, भारत वैसे तो गुट निरपेक्ष बना। भारत का इतिहास जब देखेंगे 1947 के बाद और उससे पहले भी, तो 1947 के बाद भारत गुट निरपेक्ष रहा, किसी गुट में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन दोस्ती में वो रसिया के साथ रहा। अमेरिका और रसिया के बीच युद्ध चलता रहा, शीतवार, कोल्ड वार चलता रहा कि भारत पर कब्जा कौन करेगा, भारत के बाजार पर कब्जा कौन करेगा। तो रसिया क्या करता था? रसिया हथियार और सब सामान बेचता था, हथियार युद्ध के सामान बेचता था, बाकी और कुछ नहीं बेचता था। अमेरिका बाकी सारे सामान बेचता था। दोनों में एक समझौता था इंटरनल। अमेरिका ने साजिश रच के रसिया को तोड़ दिया। ऐसे ही नरेंद्र दामोदर दास जैसे मोदी जैसे एक गोरबाचोव को वहां पैदा किया और गोरबाचोव के जरिए भारत का सोवियत रूस का विनाश कर दिया, विघटन कर दिया और सोवियत रूस कमजोर हो गया। अब लड़ाई हो गई चीन और अमेरिका के बीच। अब लड़ाई जब चीन और अमेरिका के बीच हुई तो चीन उत्पादन के देश में, जब तक अमेरिका चीन से और रसिया से दोनों से लड़ता रहा,
चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में लड़ता रहा, उत्पादन के दूसरे उत्पादन एफएमसीजी उत्पादन के मामले में लड़ता रहा, उसी समय रशिया से वो हथियारों की होड़ में लड़ता रहा। तो रशिया के विघटन के बाद अमेरिका हथियार के होड़ में तो जीत गया, लेकिन उत्पादन के होड़ में, एफएमसीजी उत्पादन के होड़ में चाइना आगे निकल गया। अब लड़ाई रशिया बगल में हो गया, लड़ाई चाइना और अमेरिका के बीच में रह गई। दोस्तों, अमेरिका भारत पर कब्जा करने के लिए, भारत को अपना, भारत उसका मित्र बने, भारत रशिया को छोड़े, भारत रशिया से दोस्ती तोड़े, इसके लिए अपने प्रधानमंत्री, अपने चुने हुए प्रधानमंत्री बनाने की शुरू से ही कोशिश करता रहा है। और अगर मैं समझता हूं सुरक्षा के जानकार या जो बुद्धिमान हैं, जो इंटेलेक्चुअल पीपल्स हैं, उनको पता होगा कि भारत में इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राजेश पायलट, माधवराव सिंधिया या ऐसे बहुत से शिखर के नेता जो प्रधानमंत्री बनने की होड़ में थे, प्रधानमंत्री बनने की लाइन में थे, लेकिन वो रसिया परस्त थे। इसके लिए सीआईए ने उनको मरवाता गया, मारता गया। फाइनली वो आकर के मनमोहन सिंह से बड़ी उम्मीद लगाया था, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनवाया। मनमोहन सिंह अमेरिका में रह चुके थे, लेकिन मनमोहन सिंह पढ़े लिखे समझदार थे। उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि भारत पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो। तो उन 10 सालों में अमेरिका फिर निराश हुआ। मनमोहन सिंह को मरवा नहीं सकता था, तो उसने साजिश रची। तब उसने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को चुना। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह साबित कर चुके थे, गुजरात का एक एक टुकड़ा, एक एक फिट जमीन टके टके के भाव बेच करके, विदेशी कंपनियों को गुजरात में बुला करके, सबसे बड़े विदेशी के प्रमोटर आपके नरेंद्र दामोदर दास मोदी थे। इसके लिए अमेरिका और चीन दोनों मिलकर के कंबाइंड प्रोजेक्शन रखा और नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रमोट करने लगे और भारत का प्रधानमंत्री बनवाने की होड़ में आगे लग गए और प्रधानमंत्री बनवा करके छोड़ा। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इज द कमिटेड, वो कमिटमेंट किए थे, चाइना से कमिटमेंट किए थे, अमेरिका से, कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपके लिए काम करूंगा, जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत में जो भी सामान आएगा वो अमेरिका ही भेजेगा। उन्होंने चाइना से कमिटमेंट किया था कि जब मैं भारत में प्रधानमंत्री बनूंगा तो भारत में जो भी सामान प्रयोग होगा, जो भी सामान यूज होगा, जो भी सामान प्रयोग किया जाएगा, वो बनेगा चाइना में और अमेरिका खरीदकर उसे भारत में भेजेगा। तो यानी अमेरिका और चीन दोनों ने मिलकर के भारत के बाजार पर 50-50 की हिस्सेदारी कर ली। भारत में जो ट्रेडिंग होगा वो अमेरिका करेगा, भारत में जो प्रोडक्शन होगा भारत के लिए वो चाइना करेगा। ये बंटवारा हो गया, माने भारत का बाजार दुनिया के 2 नंबर 1 की होड़ में लगे दुनिया के 2 देश अमेरिका और चीन दोनों आपस में समझौता कर लिए, बंटवारा कर लिए। अब भारत का बाजार अमेरिका और चीन के हवाले है। समझौता यह है कि प्रोडक्शन चाइना में होगा, ट्रेडिंग अमेरिका करेगा, भारत में जो भी आएगा वो अमेरिका भेजेगा और जो भी आएगा भारत में वो चाइना में बनकर आएगा। यानी ट्रेडिंग अमेरिका करेगा और प्रोडक्शन चाइना। आपको पता होगा कि भारत के सारे मॉल्स, भारत के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, सब पर विदेशी कंपनियों का कब्जा हो चुका है। और इन्हीं कड़ियों में भारत बुलेट ट्रेन लाना, आपने देखा कि यहां तक कि पटेल की मूर्ति बनाई गई वो भी चाइना बनाया था। भारत के जितने भी उत्पादन क्षेत्र थे जीएसटी लाकर उन्हें तोड़ दिया गया
और पूरे उत्पादन क्षेत्रों को बर्बाद करके चाइना से इंपोर्ट करके भारत का काम चलाया जाने लगा। आज आपने देख रहे होंगे कि रोड पर जितने भी लाइट्स लगी हैं सब चाइना की हैं। भारत में आप जूता से लेकर, चप्पल से लेकर, मूर्ति से लेकर, जो भी आपको चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के जो भी आपको चाहिए आज चाइना का ही मिलता है। यह कमिटमेंट था आपके चौकीदार का चाइना के प्रति, एक कमिटमेंट था आपके चौकीदार का अमेरिका के प्रति। यानी आपका चौकीदार, यानी आपका प्रधानमंत्री अमेरिका और चीन के हाथों भारत के बाजार को बेच दिया था। यहां तक आप समझ गए होंगे। इस वीडियो को भले ही एक बार की जगह 2 बार आपको देखना पड़े, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और इससे आगे का जो हाल था वो मैं कल बताया था। इससे आगे का हाल ये कि जब इनमें समझौता हो गया, जब इनमें बंटवारा हो गया, तो नरेंद्र मोदी को प्रमोट किया गया। नरेंद्र मोदी ने वही किया जो चाइना चाहता था, जो अमेरिका चाहता था। आज इसके आगे का यह हाल था कि अमेरिका और चीन मिलकर के पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया को इस तरह से त्रस्त करके और कब्जा करना चाहते थे। और अंत में चीन ने अमेरिका को भी धोखा दिया कोरोना वायरस के प्रक्षेपण में। कल जो बताया था, कोरोना वायरस के प्रक्षेपण में चीन ने अमेरिका को भी धोखा दिया। कोरोना वायरस जो आज दुनिया पर छाया हुआ है वो अमेरिका और चीन का ज्वाइंट वेंचर था। इसको आप समझ लीजिए। कोरोना वायरस अमेरिका और चीन का ज्वाइंट वेंचर था। चीन ने अमेरिका को धोखा दिया। आप देख रहे होंगे कि अमेरिका एक दिन बयान देता है कि चाइना ने धोखा दिया हमको और चाइना ये वुहान की लैब में बना। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वुहान की लैब में भी अमेरिकन साइंटिस्ट थे और यह चाइना बोल भी चुका है। यानी पूरी दुनिया इन दोनों अमेरिका और चीन की साजिश का शिकार हो गए। चाइना पूरी दुनिया को धोखा दिया, अमेरिका सहित, क्योंकि चाइना अमेरिका को भी ड्रॉप डाउन करके नंबर 1 की कुर्सी चाहता है। और उसमें हिस्सेदारी ली आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। इस समझौते के तहत कोरोना वायरस को पूरे भारत में आने, फैलने, डिस्ट्रीब्यूट होने, पसरने और उसको प्रभावी रूप से हावी हो जाने तक जो समय दिया वो यही था। और मैंने कल यह भी बताया था मेरे दोस्तों कि जो मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है वो एक प्लानिंग का हिस्सा है, एक प्लान है। अगर मजदूरों के साथ ज्यादती की जाएगी, मजदूर घर जाएंगे, मजदूर गांव में रह लेंगे, खेती कर लेंगे, दूसरे संसाधनों से जी लेंगे, लेकिन वो शहर नहीं आएंगे। जब शहर नहीं आएंगे तो भारत का उत्पादन खत्म हो जाएगा। जो बन रहा है, जूता, चप्पल, लुंगी या जो भी अगर बन रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। कुछ कंपनियां आटा पीस करके, दाल पैक करके या जो बेच रही हैं वो भी खत्म हो जाएगा। और फिर पूरी तरह से भारत चाइना के उत्पादन पे डिपेंड हो जाएगा। यह है आपके चौकीदार की साजिश। तो यह है दुनिया के पूंजीपतियों का खेल। मैंने आपको जो कल बताया था उसके पीछे का हाल मैंने आज आपके सामने रख दिया। इसको समझने के लिए डेफिनेटली एक फराटे में आपको इसको समझ नहीं पाएंगे। समझना चाहें तो इसको 1 बार या 2 बार इस वीडियो को देखें। जो भी हिस्सा आपको अच्छा लगे उसे वायरल करें, लोगों तक पहुंचाएं और ये बताएं। मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया प्रार्थना करने में अपने प्रधानमंत्री, अपने नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी से कि माफ कर दीजिए, इस देश को, इस देश के साथ इंसाफ कीजिए, इस देश की कुर्सी छोड़ दीजिए, इस देश पर किसी और को जिम्मेदारी दे दीजिए और भारत को बचा लीजिए। अब एक मात्र रास्ता बचा है। जब तक नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस्तीफा नहीं देते, भारत एक कदम भी आगे नहीं जा सकता और शायद भारत खत्म भी हो जाए। सोचो अगर करोड़, 2 करोड़, 10-20 करोड़ आदमी मर गए तो क्या होगा? अमेरिका में 50,000 से ऊपर, 70,000
75,000 लोग मर चुके हैं। अगर ऐसी मौत अगर भारत देखना शुरू करेगा तो तब जागेगा। नरेंद्र मोदी तब इस्तीफा देंगे, कब देंगे और आप कब मांगोगे इस्तीफा? और यह निश्चित है कि जब तक नरेंद्र मोदी इस कुर्सी पर रहेंगे किसी भी कीमत पे यह मौत रुकेगी नहीं, क्योंकि यह कोरोना वायरस आ जाया है मेरे दोस्तों मारने के लिए। और भी लोग, व्यापारी कभी आत्महत्या नहीं करते थे, बीच में व्यापारी आत्महत्या करने लगे थे जीएसटी के चक्कर में। नोट लॉन्चिंग के बहाने 5 लाख करोड़ का घोटाला करवाया नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और 100-200 आदमियों को लाइन में खड़ा करके मार दिया। कोई दया नहीं, मारना है उनको, कैसे भी मारेंगे आपको और कैसे भी आप मरोगे। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी 55 पोजीशन से 103 पोजीशन पे पहुंच गई। बेरोजगारी 47 साल पीछे चली गई, अब तो 1947 के पीछे चली गई। तो जो काम नहीं किया था, आपसे वादा किया था काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख दे देंगे, 15 रुपया भी नहीं दिया। आज लोगों को उनके घर तक भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, मजदूरों को, क्योंकि उनकी साजिश वो जानते हैं अगर उनके साथ ज्यादती करेंगे तभी वो दोबारा हिम्मत नहीं करेंगे। इतनी आसानी से आपका प्रधानमंत्री निवास में बैठा है और यह सब कुछ हो रहा है। मजदूरों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं रोड पर चल रही हैं, मजदूर मर रहे हैं, मजदूर घर पहुंचने के रास्ते में मर जा रहे हैं। यह सारी ज्यादती आपका प्रधानमंत्री निवास में बैठकर देख रहा है। आखिर उसके पीछे मंशा क्या है मेरे दोस्तों? जबकि यह आसानी से हो सकता था, हो सकता है, आज भी हो सकता है, नहीं कर रहा। क्या है कारण? क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो सौदा कर चुका है भारत का चीन से। और आपने देखा अभी तुरंत तत्काल जैसे ही भारत थोड़ा सा हिला, चीन हमला कर दिया। यहां का शेयर खरीदने लगा, यहां की कंपनियों पर कब्जा करने लगा, आगे कर लेगा। भाई जब भारत में कुछ बनेगा ही नहीं तो अंत में आपको चाइना से ही लाना पड़ेगा ना। तो अमेरिका लाके देगा, अमेरिका भी कमाएगा, चाइना बना के देगा, चाइना भी कमाएगा। आप फकीर के फकीर। और आपका प्रधानमंत्री तो पहले से ही बोला है, मैं तो फकीर हूं, झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। बाड़मेर चला जाएगा, कहां से आया है वहां चला जाएगा, जाओ। तो दोस्तों, जो मैंने आज डाला था अपने टाइमलाइन पे, उसको मैंने आपके सामने रख चुका हूं। वो साजिश के बारे में भी बताया कि रशिया और अमेरिका के द्वंद्व में और चाइना और अमेरिका के द्वंद्व में भारत में खून की होली खेली गई है। न जाने लाइन से कितने नेताओं को जान से मारा गया है, ये आप भी जानते हैं, या जो सुरक्षा मामलों के जानकार या जो विदेशी रिश्तों के जानकार होंगे उनको यह पता है। कहीं भी आप इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज जो जरूरत है, आज आपकी जो जरूरत है वो आपके प्रधानमंत्री को इस कुर्सी से हटने की जरूरत है। अगर आपको बख्श देता है आपका प्रधानमंत्री, अगर ये कुर्सी छोड़ देता है तो शायद आप बच जाओगे कोरोना वायरस से भी, और आज नहीं तो कल संघर्ष करके आगे बढ़ने भी लगोगे। दोस्तों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप समझो, मजदूर संघर्ष करता है, मजदूर संघर्ष कर लेगा। आज बहुत सी परेशानियों के बाद भी जब मजदूर घर पहुंचेगा, पहुंच ही जाएगा, आज नहीं तो कल। नरेंद्र मोदी ने साजिश करके उनको परेशान किया, उनको रोड पर चलने के लिए मजबूर किया, कर दिया। लेकिन कितने भी साजिश कर ले, लोग अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे। एक न दिन, आज नहीं तो कल, अपने अपने घरों को पहुंच जाएंगे। लेकिन जो परिणाम होगा वो यही होगा कि फिर से वो शहरों की तरफ नहीं आएंगे, और आपका प्रधानमंत्री यही चाहता है।
जाने अनजाने, आप समझ लीजिए दोस्तों, जाने अनजाने ये कोरोना वायरस, जाने अनजाने ये कोरोना वायरस सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के पूंजीवाद को भी तबाह करने वाला है। क्योंकि जो कोरोना वायरस का प्रक्षेपण किया गया था, कोरोना वायरस का बेलगाम घोड़ा छोड़ा गया था, वो अब हाथ से बाहर निकल गया है। और जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत अपने पैर पे साल 2 साल 10-20 साल संघर्ष करेगा और फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन तबाह होंगे वो देश जो आज सुपर पावर बनने की चाहत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया में पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। दुनिया में पूंजीवाद कोरोना वायरस खत्म कर देगा। इसको आप समझने के लिए मैं कल आपको बताऊंगा कैसे। क्योंकि जिन मजदूरों के बल पे पूंजीवाद टिका होता है, जिन मजदूरों पर पूंजीवाद राज करता है, जब मजदूर स्वतंत्र हो जाएंगे, जब मजदूर स्वदेशी हो जाएंगे, जब मजदूर स्वभाषी हो जाएंगे, जब मजदूर अपना खुद का, चाहे अपने गांव में, चाहे अपने जहां भी जो भी व्यवस्था हो जाएंगे, पूंजीवाद तबाह हो जाएगा। वर्ल्ड वार का जो अगला प्रारूप होगा, वर्ल्ड वार का अगला जो स्वरूप होगा, और पूंजीवाद ध्वस्त होगा, पूंजीवाद तबाह होगा, पूंजीवाद बर्बाद हो जाएगा, पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। इस कोरोना वायरस की लड़ाई में बचेंगे कितने लोग ये जानता नहीं, इस पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। इस विषय पर मैं प्रकाश डालूंगा कल आप लोगों के सामने। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।